सुरों की वो मल्लिका जिन्होंने अपने गज़लों से माहौल को शायराना कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड की पहचान मृणालिनी अखौरी जी की, जिन्होंने अपनी आवाज़ से पूरे देश भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जिन्होंने मात्र 4 साल की उम्र से ही अपनी इस कला को सुरीले ढंग से सबके सामने रख दिया था और यहीं से शुरू हुआ उनके संगीत का सफ़र, जो आज 28 सालों में और भी ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। वो न सिर्फ एक गायिका के रूप में बल्कि एक गुरु के रूप में भी झारखंड का एक बड़ा नाम है, जहां एक गुरु के तौर पर इन्हें कई सम्मानों से भी नवाजा गया है और वर्तमान में उन्हें अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के कला संस्कृति विभाग का प्रदेश अध्यक्ष भी मनोनीत किया गया है। तो चलिए आज प्रख्यात गायिका मृणालिनी अखौरी जी के जीवन को थोड़ा और करीब से जानते हैं। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क और ख़ास बातचीत लेकर मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा। नया साल हो चुका है शुरू, कई उम्मीद और आशाओं के साथ एक लंबे पैंडमिक के बाद जहां बहुत लोगों को कुछ सीखने को मिला, बट इस नए साल ने कुछ उम्मीदें, कुछ एक्सपेक्टेशन लोगों में जगा दी कि इस साल शायद एक नई शुरुआत हो, कुछ अच्छी चीज़ें हमारे साथ हो। तो जेके न्यूज़ नेटवर्क भी इसमें पीछे नहीं है, इस साल की शुरुआत भी हम धमाकेदार कर रहे हैं। इस खास बातचीत में आज हमारे साथ हम बात करने वाले हैं झारखंड की जानी मानी सिंगर मृणालिनी अखौरी जी से। तो मैम, सबसे पहले हमारे इस खास बातचीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू और सादर नमस्कार पूरे झारखंड वासियों को और हैप्पी न्यू ईयर। जी मैम, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। जेके न्यूज़ नेटवर्क मैम की तरफ से तो मिल चुका है और जैसा कि हमने आपको बता दिया कि ये काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं, इनका चेहरा आप हमेशा दूरदर्शन टीवी में आपको दिखता रहा होगा, लेकिन आज खास बातचीत में मैम का ये जो बिहाइंड द कैमरा वाला फेज़ है वो हम आज उनसे जानने वाले हैं। मैम, तो आपका आई थिंक 25 से 28 साल का एक्सपीरियंस रह चुका है, यहाँ पर लोग आपकी सिंगिंग स्टेज पर देख चुके हैं, बट मैं एक बिगनिंग से कैसे बेस से शुरुआत करना चाहूँगी। जो मृणालिनी अखौरी जी जो हैं, अब जो मृणालिनी जब थी तो उनका इस सिंगिंग का करियर कैसे स्टार्ट हुआ, इंटरेस्ट इसमें कैसे आया? जी, मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी लंबा ये अनुभव है। लेकिन मैं जब 4 साल की उम्र की थी तो मेरे नाना जी के बारे में बताना चाहूँगी कि वो रेडियो के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, श्री विद्यानंद सहाय जी। तो हमारी मौसी और पूरा ननिहाल जो था वो म्यूज़िकल माहौल था, तो बैठकी लगती थी हमारे यहाँ। औरंगाबाद बिहार में हम लोग रहते थे पहले, तो वहाँ मेरे फादर श्री अखौरी प्रमोद जी की पोस्टिंग थी इरिगेशन डिपार्टमेंट में, तो वहीं पे बैठकी लगती थी सैटरडे संडे हमारे यहाँ। तो गीत गज़ल भजन ये क्लासिकल सिंगिंग का माहौल होता था। तो हम लोग छोटे छोटे थे तो बस सुनते थे हम लोग ध्यान से। तो मेरे फादर बताते हैं कि जब 4 साल की उम्र की थी तो मैं रात में बैठकी लगी, मेरी मौसी ने गाया राम तेरी गंगा मैली हो गई, और वो सुबह मैं खेल रही थी और मेरे फादर ने बताया कि वो खेलते खेलते मैं पूरे गीत को मैं गुनगुना गई पूरी तरह से याद था मुझे। तो मेरे फादर ने ये नोटिस किया और उसी दिन से उन्होंने ठाना कि मैं संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हूँ, तो वो काफ़ी सपोर्ट करते रहे मेरे मदर फादर। कह सकते हैं पहला जो अप्रिसिएशन था उस चीज़ को पहचानना कि आप में सिंगिंग की वो बात है, तो उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया, फिर आप आगे बढ़ी। तो इसको फिर आप प्रोफेशनली आपने इस फील्ड में फिर कैसे एंट्री की? ऐसे सोचा नहीं था उस वक्त कि बिल्कुल मैं इसी प्रोफेशन में आ जाऊंगी, क्योंकि वो उस समय बस एक जेनेटिक और एक शौक के तौर पे था कि अच्छा लगता था गाना। और हमारे यहाँ बड़े भैया भी थे, सभी हम लोग 4 भाई बहन सभी लोगों ने म्यूज़िक को अपना एक अपनाया है और सीखा है सभी लोगों ने। तो वो सुनते रहते थे गीत गज़ल गुलाम अली साहब के और जगजीत सिंह साहब के। तो सुनते सुनते हमारे अंदर बिल्कुल पूरी तरह से वो रच बस गया गज़ल और ऐसे गीत भजनों का माहौल। तो सुनते सुनते पता नहीं कब ये प्रोफेशन में बदल गया ये पैशन मुझे भी पता नहीं चला। लेकिन हम लोग 2000 में यहाँ रांची आ गए थे, रांची शिफ्ट हो गए थे।
तो तब से बिल्कुल प्रोफेशनली मैंने इसे अपना लिया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं जिस चीज़ में मैं दिल से जिस काम को कर सकती हूँ वही मैं प्रोफेशन के रूप में करूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे तो मैं बता दूं कि मुझे इंटरेस्ट और भी कई चीज़ों में रहा है। जैसे स्पोर्ट्स में मैं काफ़ी अच्छी थी। एनसीसी आपने सुना होगा, तो एनसीसी में मैं कमांडर के रूप में रह चुकी हूँ अपने स्कूल के दौर में। तो काफ़ी मैं ये सब में आगे रहती थी। तो अगर मैं चाहती तो इस फील्ड में भी आगे बढ़ सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि दिल के सबसे करीब जो था वो संगीत ही था, तो मैंने इसे अपना प्रोफेशन बना लिया। जी। यहाँ पर आपने गज़ल की बात की, तो और मैं सबसे पहले फिर से व्यूअर्स को बता दूं कि गज़ल के लिए मैम जानी जाती, जो बेसिक जोनर है वो इनका गज़ल का ही है। तो मैम सबसे पहले आप ये जो गज़ल का आप जो इंटरेस्ट है वो आप कुछ शब्दों में हमें गाकर बताएं तो हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा ये। जी जी, ज़रूर। गज़ल जो होती है वो सुनने में ही ऐसा लगता है कि बस माहौल एकदम शायराना हो गया। तो मैं सुनाना चाहूँगी मेरी पहली गज़ल की एल्बम, जो झारखंड की पहली गज़ल की एल्बम मानी गई, तो वो थी यादें। यादें नाम से आई थी वो गज़ल की एल्बम, जिसके राइटर थे डॉक्टर पीडी खन्ना साहब, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 8 गज़लें थी उस एल्बम में और काफ़ी मशहूर हुई और लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। तो मैं उन्हीं में से एक गज़ल आपको सुनाना चाहूँगी। ये फितरत है हमारी, ये फितरत है हमारी, जिसको अपना मान लेते हैं। ये फितरत है हमारी, जिसको अपना मान लेते हैं। अगर वो जान भी, हाँ, अगर वो जान भी मांगे तो हंस कर जान देते हैं। ये फितरत है हमारी, जिसको अपना मान लेते हैं। अगर वो जान भी, हाँ, अगर वो जान भी मांगे तो हंस कर जान देते हैं। ये फितरत है हमारी। बहुत सुंदर मैम। स्टूडियो में बस लग रहा है जैसे खिड़की के किनारे बैठ जाओ और ये जो गज़ल है वो बस चलता जाए। बहुत ही सुंदर मैम। तो अभी आपने एक और शब्द एक्चुअली मैं आपसे पिक कर रही हूँ, जो आपने कहा कि झारखंड का ये पहला जो आपका कह सकते हैं गज़ल एल्बम था। तो क्योंकि आप झारखंड से बिलोंग करती हैं, आपके और भी शोज़ पूरे जो देश में होते हैं वो जैसे आप, इसलिए मैं सेकंड स्टेज पर जाना चाहती हूँ कि पहले तो आपने इसको शुरू किया, पहचाना कि आपको इसी में आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर झारखंड से और दूसरे राज्यों में, देश भर में इसको एक्सप्लोर करना, ये कैसे हो पाया? ये बस वैसे ही आप मेहनत करते जाते हैं और आपका काम बोलता है। मैं बस यही मानती हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बताती हूँ कि आपको ख़ुद को साबित करने के लिए कोई एफर्ट नहीं करना होता है, बस मेहनत करना होता है। और आप अपने कर्म के प्रति अगर ईमानदार हैं, वफ़ादार हैं, तो आपने जो नहीं भी सोचा है, ऊपर वाला आपको वो मंजिल देता है। तो बस मैं अपने काम में, अपने पैशन में बिल्कुल एकदम से रम गई थी और रोज़ रियाज़ करना और ये सब, तो उसके साथ साथ लोग पसंद करने लगे मुझे और मेरी गायकी को, मेरे स्टाइल को। क्योंकि गज़ल गायकी भी बहुत तरह की होती है, लेकिन लोग जो पसंद करते थे मेरी आवाज़ में जो सुकून है, ठहराव है और जो कशिश है, लोगों को वो पसंद आने लगा। तो ऐसे धीरे धीरे फिर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। एक्चुअली मैं उस एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहती हूँ, जो आपने एक राज्य स्तरीय में काम किया, फिर आप नेशनल लेवल पर आप स्टेज पर गए परफॉर्म, तो वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस वहाँ पर क्या रहता था? अच्छा लगता था, क्योंकि जब शुरुआत
में कार्यक्रम मेरे होते थे तो लोग पहले कॉन्फिडेंस में लाने में थोड़ा वक्त लगता था, लेकिन धीरे धीरे जब लोग जुड़ने लगे और लोग आके जब ऑटोग्राफ मांगते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा फील होता है कि क्या मैं इस काबिल हूँ। ऐसा फील करने में थोड़ी देर का वक्त लगता है, लेकिन फिर भी सामने वाले का जो विश्वास है हमारे ऊपर कि उनके दिल को मैंने छुआ है, उन्हें सुकून मिला है हमारी तरफ से, तभी वो ऐसा करते हैं। तो अब तब में और अब में बहुत फ़र्क है, लेकिन आज भी मैं उसी जगह अपने आप को समझती हूँ और बस कोशिश यही करती हूँ कि आम लोगों के दिलों में जगह बना पाऊँ। ऐसे तो एज अ सिंगर आपका जो ग्राफ है वो हमेशा ऊपर जाता रहा है और हम उम्मीद करते हैं हमेशा ऊपर जाए, लेकिन एज एन आर्टिस्ट काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में, तो ऐसा कुछ क्या हुआ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस पूरे, अगर बात करें 25 से 28 साल में? तो उतार चढ़ाव ऐसे आए कि अनुभव जो होता है वो आप जब घर से निकलते हैं, खासकर महिलाएं, तो बहुत तरह की चीज़ आपको झेलनी पड़ती है। लेकिन ऐसा रहा कि जो भी ऐसी बुरी बलाएं थी वो मेरे ईमानदारी और वफ़ादारी से वो मेरे से दूर ही रहीं हमेशा, और अच्छे लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। वो चाहे बड़े पद पे जितने भी ऑफिसर्स रहे या मंत्री या मुख्यमंत्री या जो भी रहे, उन्होंने मेरे काम को देखा और परखा और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है, जिसके बदौलत मैं आज यहाँ पर हूँ। तो अनुभव अच्छा ही रहा, और जो बुरे अनुभव रहे वो उन्होंने भी मुझे एक साबित करने में सपोर्ट किया है कि आप अगर मजबूत होने के लिए तैयार हैं तो भगवान आपको हथौड़ी मारता है कि नहीं, आपको तैयार होना पड़ेगा। अगर आप अंदर से कमज़ोर हैं तो आपको सड़क पे निकलने के लिए आपको अपने आप को मजबूत होना पड़ेगा। तो वो भी एक सपोर्ट में ही रहा, जितने भी अगर झेलना पड़ा कुछ ऐसा। तो एज ए सिंगर, तो जैसे आपका अभी हमने बात किया, आपने अपने करियर ग्राफ के बारे में बताया कि जो आगे बढ़ रहा है, अब आप एज अ टीचर भी एज अ सिंगिंग में जो क्षेत्र में सिखाने वाली जो फील्ड होती है उसमें भी आप आगे बढ़ रहे हो। एज अ व्यूअर मैं बता भी दूं कि आपका एक सिंगिंग इंस्टीट्यूट भी है जहां बच्चों को सिखा रही हैं। तो ये आपने कब डिसाइड किया कि अब आपने तो कर लिया, आप अपना फ्यूचर देख रहे हो उसमें, अपना प्रोफेशनली उसमें काम किया, अब बच्चों को सिखाने की बारी आई है, ये कब सोचा आपने? ऐसे ये मैंने डिसाइड नहीं किया था, मैंने कभी नहीं सोचा था, और बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही कम समय में मेरे सिर पे ये जिम्मेवारी आ गई कि मैं कब सिंगर से गुरु के रूप में भी लोगों के सामने आ गई। तो ऐसा तभी होता है जब बच्चे ऐसा आपको एहसास कराते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि अब हमसे कुछ वो सीख सकते हैं। तो कुछ 4-5 बच्चे थे जो मेरे घर पे आके उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हम लोग सीखना चाहते हैं आपसे। तो मैंने घर पे ही शुरुआत की थी 2002 में, और उस समय फिर कुछ लोग उनके थ्रू, उनके कांटेक्ट से आने लगे, उन लोगों को अच्छा लगने लगा, और आज वही बच्चे सब बड़े हो गए हैं, शादीशुदा हो गए हैं सभी, बहुत अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे ऐसे ही कांटेक्ट बनता गया, लोग विश्वास दिलाने लगे कि उन्हें अच्छा लगता था कि मैम से सीख के अच्छा लगता है, और सब बहुत दिल से जुड़े हुए हैं। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं दिल से जुड़े हुए हैं। लगभग 500 से ऊपर स्टूडेंट्स मुझसे सीख के निकल चुके हैं और अभी भी सीख रहे हैं। तो बस अच्छा है। तरन्नुम संगीत संस्थान मेरे संस्थान का नाम है, आपको बता देना चाहूँगी और पूरे झारखंड वासियों को भी बता देना चाहूँगी। तो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है मेरा संस्थान। तो और अंतु चौक मोराबादी में है ये इंस्टीट्यूट, और जितने भी बच्चे सीखते हैं बहुत ही अच्छा महसूस करती हूँ मैं भी कि चलो मैं एक गुरु बन गई हूँ। जी। मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि सिखाना है, मतलब लोगों से ही सामने से रिस्पॉन्स आया कि वो सीखना चाहते हैं, तब आपने इसकी शुरुआत की। तो मैं तो खुद ही ऐसा फील करती हूँ कि मैं सीख रही हूँ, क्योंकि कलाकार आजीवन सीखता रहता है। बहुत तरीके की चीज़ होती है जो सीखने को मिलती है अलग अलग मंच पे जाके। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं भी अभी सीख रही हूँ, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे जितना भी सिखाया है मैं कोशिश करती हूँ कि अपना उससे दोगुना अपने स्टूडेंट्स के अंदर डाल दूँ कि कम से कम वो सुर में गा सकें और संगीत के साथ साथ एक सच्चे इंसान बन सके वो। बस यही कोशिश होती है हमारी। और अभी जैसे आपने बताया कि 500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके क्लासेस अभी करके मतलब उनका ख़त्म हो चुका है, सिंगिंग सीख लिया अच्छे से। तो इससे ये भी सवाल उठता है कि यानी और भी सिंगर्स ऐसे स्किल हैं
झारखंड और रांची में कि जो आगे बढ़ना चाहते हैं और इसको सीरियसली एज अपना प्लेटफॉर्म उसमें यूज़ करना चाहते हैं इसको प्रोफेशनली। तो एज अ झारखंड, आप झारखंड के ही बिलोंग करते हो यहाँ से, तो यहाँ जो सिंगर्स और आर्टिस्ट का एक सिनेरियो की अगर बात करें अभी प्रेजेंट को लेकर के, तो वो अभी कैसा चल रहा है? अगर आप भविष्य बनाना चाहते हैं सिंगिंग के क्षेत्र में या किसी भी आर्ट लाइन में, मुश्किल तो बहुत है, आगे बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत त्याग और बहुत समर्पण की ज़रूरत होती है। और मेहनत तो खैर है ही, वो चाहे आप कोई भी काम करें, लेकिन आर्ट लाइन में इतने कॉम्पिटिशन्स हो गए हैं और अभी इतना जितने भी आप देख रहे हैं, जितने भी मीडिया और ये सब के ज़रिए भी आजकल ऑनलाइन और यूट्यूब ये सब के ज़रिए इतने कंपटीशन बढ़ गए हैं कि आप अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग पूरा मेहनत करेंगे 10 साल 15 साल, तो उतना आजकल वक्त नहीं दे रहे हैं लोग। आज कुछ ही दिन सीख के लोग एक दो गाना और यूट्यूब पे डाल देते हैं और निकाल देते हैं। तो ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्लासिकल सीखना और अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके फील्ड में आना, ये एक बड़ी बात है। आप तब जाके एक कलाकार बन पाते हैं और लोगों के दिलों में जगह बना पाते हैं। तो है, कॉम्पिटिशन्स तो बहुत है, और ख़ास करके अभी झारखंड में कहूँ तो कलाकारों के लिए तो यहाँ थोड़ा सा उदासीन है यहाँ की सरकार। तो जैसे अगर कलाकार चाहते हैं कि इस फील्ड में अपने आप को साबित करें, स्थापित करें, तो वो बस सीमित है कुछ स्टेज परफॉर्मेंस, और आप किसी स्कूल में म्यूज़िक टीचर बन जाएं, बस इतना ही है। अगर आप अपने आप को झारखंड के ज़रिए, झारखंड से अपना नाम आप बाहर ले जाना चाहते हैं, तो उसमें कोई तरह का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है कलाकारों को। वो उसमें आपकी अपनी मेहनत है, और आप अपने सोर्स के ज़रिए अगर आप अपने आप को बना सकते हैं तो ही बना सकते हैं। मैं तो आपके चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहूँगी झारखंड की सरकार को कि थोड़ा कलाकारों को सपोर्ट करें झारखंड में, क्योंकि कलाकार बहुत ही उम्मीद के साथ और बहुत मेहनत के साथ अपने आप को इस काबिल बना पाते हैं कि आप सभी को सुकून मिल पाता है और कार्यक्रम की शोभा बढ़ा पाते हैं। तो मैं सभी जितने भी जिम्मेवार हैं, झारखंड के जिम्मेवार नागरिक हैं और मंत्रीगण हैं और मुख्यमंत्री जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कलाकारों के लिए कुछ सोचा जाए प्लीज़। तो मैम, आप इतने सालों से यहाँ पर हो, तो अगर मैं इस जो आपने सवाल खड़ा किया है उसका अगर मैं सुझाव मांगूँ, सोल्यूशन मांगूँ, किसका क्या हो सकता है? लोग मतलब गवर्नमेंट के थ्रू या कि प्रोग्राम के थ्रू भी आर्टिस्ट को अगर प्रमोट करना हो, अगले दूसरे लेवल पर ले जाना हो, तो वो किस तरीके से किया जा सकता है? प्रमोट करने के लिए जहाँ तक बात करूँ, अभी तो यंगस्टर्स जो हैं वो सब खुद ही ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि यूट्यूब और ये सब के ज़रिए अपने नाम को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट थोड़ी सपोर्ट करे तो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू ऐसे कार्यक्रम वो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। कोरोना काल में तो खैर स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई है कलाकारों की, लेकिन ऐसे में भी गवर्नमेंट जो है वो मुख्य स्तंभ का काम करती है, और जितने भी नागरिक हैं वो आप पे डिपेंड होते हैं, ऐसे विभाग पे डिपेंड होते हैं जो कलाकारों के लिए काम करती है। तो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट या आकाशवाणी या दूरदर्शन या पीआरडी, आप अगर चाहें तो कलाकारों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑनलाइन जितने शोज़ होते हैं, हम लोग जैसे प्राइवेट जो संस्थाएं हैं वो लोग हम लोगों को ऑनलाइन लाइव शोज़ करवा रहे थे। तो आप अगर चाहें तो गवर्नमेंट के कार्यक्रम हफ्ते में सैटरडे संडे आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। एक कहीं पे आप कोई जगह चूज़ करके 2-3 ग्रुप को आप ले लें एक दिन में, और जिससे कि सेफ्टी भी हो और कलाकारों का भी उद्धार हो सके। ऐसे कार्यक्रम आप ऑर्गेनाइज़ करा सकते हैं जिससे कि महीने में 50 कलाकार आपसे लाभान्वित हो सकते हैं। तो बस, और भी बहुत सारे ऐसे सलाह हैं, लेकिन अगर लोग सुनना चाहें तो हम ज़रूर बताएंगे। जी। यहाँ पर सिंगिंग में अभी का जो आपने कहा, यूथ का बात किया है कि जो लोग यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं वीडियोस, तो जो रियलिटी शोज़ का एक क्रेज़ है वो भी बहुत है, चाहे वो डांसिंग के फील्ड में हो या सिंगिंग के फील्ड में। अगर आप वहाँ तक पहुँच गए तभी लोगों को लगता है कि आप अच्छा गा पा रहे हो या आपकी अच्छी पहचान बन चुकी है। तो जो रियलिटी शोज़ जो ये चल रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहती हैं?
ये शोज़ जितने भी हो रहे हैं वो तो है ही आपके लिए, रातों रात आपको स्टार बनाने के लिए ये सारे जो कार्यक्रम इंडियन आइडल, सारेगामापा और ये सब होते हैं वो बहुत ही बड़ा काम करते हैं। और अगर लोग इस शो में सेलेक्ट हो जाते हैं तो समझते हैं कि चलो जीवन सफल हो गया, लेकिन उसके पीछे का चेहरा कुछ और है। वो जितने भी शोज़ होते हैं, क्योंकि मैं भी मुंबई में काफ़ी काम कर चुकी हूँ और मेरे बड़े भैया जो सिनेमेटोग्राफ़र हैं वहाँ पे, तो वो भी सारेगामापा में एज ए सिनेमेटोग्राफ़र वो काम कर चुके हैं। तो उन्होंने भी बताया है कि बहुत तरह की चीज़ है जो बताया नहीं जा सकता है, जो वहाँ ऐसे कुछ सेटिंग्स होते हैं। कलाकारों को पहले ही सेलेक्ट कर लिया जाता है और उसके बाद आप जो 2 किलोमीटर की लाइन देखते हैं वो बस दिखावे की होती है। मैं जहाँ तक जानती हूँ, मैं काफ़ी तह तक गई हूँ इन कार्यक्रमों के थ्रू। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि रियलिटी शोज़ जो होते हैं वो अपनी जगह पे हैं। किसी का तकदीर अच्छा होता है, कोई बहुत ही प्रकांड हैं, आजकल तो खैर बच्चे बहुत ही ज़्यादा, तो बहुत ही टैलेंटेड हैं, तो उनको कोई नहीं रोक सकता है, उनको तो वो खींच के ले जाएंगे। तो अगर वैसे हैं तो उनको तो वो जगह मिलना ही चाहिए। लेकिन अगर जो अपने आप को कमज़ोर पा रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि आप क्लासिकल सिंगिंग सीखें, चाहे आप जो भी आप सिंगिंग कर रहे हैं या किसी भी आर्ट लाइन में आप, तो आप अपने आप को पहले मजबूत बनाएं। और अगर मुझे लगता है कि आपके आसपास आपके घर के लोग आपसे आपके गीत को सुन के, आपके आर्ट को देख के अगर खुश हो पा रहे हैं और आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो वहीं से आपकी सफलता शुरू हो जाती है और आप लोगों के दिलों में जगह बनाना शुरू कर देते हैं। तो रियलिटी शोज़ अपने जगह पे हैं और आम जो हम लोग भी हैं, तो हम लोग रियलिटी शोज़ से बहुत ज़्यादा नहीं जुड़े रहे, लेकिन है कि हम लोगों ने लाइव शोज़ इतने किए हैं और आम पब्लिक के सामने आप परफॉर्म करते हैं और उसी वक्त आपको साबित करना होता है कि आप क्या हैं और तुरंत रिएक्शन मिलता है लोगों का। तो ये भी एक अलग चीज़ है, तो इसके लिए अपने आप को बहुत मेहनत करना होगा और तैयार करना होगा। वो भी अपने आप में रोमांचक होता है जो आप लाइव शोज़ करते हैं। एक्चुअली मेरा सवाल ही इसलिए था रियलिटी शोज़ को लेकर के, क्योंकि मैं अगला पूछने वाली थी कि रियलिटी शोज़ के पीछे लोग भाग रहे हैं, जो सिंगर्स है, जो यूथ है, तो अगर अभी एक सही राय एज ए सीनियर सिंगर आप देना चाहें पर्टिकुलरली झारखंड में, क्योंकि यहाँ पे आर्टिस्ट या जो स्किल्स होते हैं आर्टिस्ट को लेकर के वो काफ़ी अंडररेटेड होते हैं, तो एज अ सीनियर अगर आप उन्हें एक वे दिखा सको कि ये इस अगर जाए तो शायद हम उससे प्रोफेशनली आगे सीरियसली ले सकते हैं, उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो वो एक इस टिप से अगर मैं एंड करना चाहूँ हमारी खास बातचीत को, तो वो क्या रहेगा? बस यही होगा कि मैंने पहले भी बताया, क्योंकि आप किसी भी गीत को गाना चाहते हैं, या नागपुरी, भोजपुरी गीत, गज़ल, भजन या क्लासिकल या सेमी क्लासिकल, आप कुछ भी गाना चाहते हैं तो उसका बेस है संगीत सीखना। तो आप क्लासिकल म्यूज़िक आप जब सीखेंगे तभी आप कुछ भी गा पाएंगे, क्योंकि सुर लय ताल की जानकारी जो होती है वो आप कुछ दिन की भी शिक्षा लेनी होगी आपको। आप 2 साल, 3 साल, 4 साल आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कि ये इस सॉन्ग में जो ताल बज रहा है वो कौन सा ताल है, या सुर यहाँ पे क्या लगना चाहिए था और क्या लगा। तो इसके लिए जितने भी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं संगीत के क्षेत्र में, तो वो संगीत सीखें कुछ दिनों का। अगर ऊपर वाले ने आपको ये नेमत सौंपी है तो ये आप बहुत ही खुशनसीब हैं, लेकिन उसको भी तराशना पड़ता है आपको। एक गुरु की तो ज़रूरत होती ही है लाइफ में, तभी वो आपको सही रास्ता दिखाते हैं। तो आप जब 5th ईयर या 6th ईयर की डिग्री आप ले लेते हैं तो उसके बाद एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, और उसके बाद आकाशवाणी का दरवाज़ा खुलता है। आपको आकाशवाणी तक जाने के लिए संगीत में जो प्रभाकर की डिग्री होती है वो आपको लेनी पड़ेगी, तभी आप आकाशवाणी तक पहुंच पाएंगे। आकाशवाणी में फिर ऑडिशन देंगे, आप वहां से पास होके निकलेंगे तो फिर दूरदर्शन का दरवाज़ा खुलता है, फिर आप दूरदर्शन में एंट्री कर पाएंगे, और फिर ऐसे ऐसे करके आपको जितने भी गवर्नमेंट प्रोग्राम है उसमें आपके प्रोफाइल को देख के फिर आपको कार्यक्रम दिया जाता है। तो ऐसे बेसिक चीज़ है जो कि नए सीखने वालों को मैं बताना चाहूँगी। तो ये रूट है, अगर आप रूट से चले तो बिल्कुल आप मंजिल की तरफ बढ़ते हुए मिलेंगे। थैंक यू मैम। आपने एक्चुअली एक एज अ क्या कहते हैं प्रैक्टिकल अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको एक वे दिखाया व्यूअर्स को, जो आई होप बाकी लोगों को भी बहुत यूज़फुल रहेगा उनके लिए। और इसी के साथ मैं आज की जो खास बातचीत है वो भी ख़त्म करना चाहूँगी, और बोलते हुए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने जो हमने जो बैक द साइड आपने शुरू में कहा था कि जो बिहाइंड द कैमरा है उन
मृणालिनी अखौरी जी से हम मिलने वाले हैं, तो उन्होंने अपने काफ़ी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए और जो न्यू अपकमिंग सिंगर्स हैं, जो यूथ है, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी गाइडलाइन यहाँ पर हमें देखने को मिली। तो ये थी हमारी आज की खास बातचीत काफ़ी रिनाउंड सिंगर झारखंड की मृणालिनी अखौरी जी के साथ। उम्मीद करती हूँ ये खास बातचीत आपको बहुत कुछ सिखा गई होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये खास बातचीत और भी कंटिन्यू रहेगी ऐसे ही आगे, क्योंकि आज भी आगे और भी ऐसे लोगों से हम मिलते रहेंगे इस खास बातचीत में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर ये खास बातचीत आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।